पूरी दुनिया दहल गई उससे, हिंदुस्तान का सर जो है शर्म से झुक गया। आप अभी भी निकल कर आ रहे हैं कि ऐसा जैसे कोई किला फतह करके आ रहे हैं। कहीं तो कहीं रिमोट ऐसा तो नजर आया कि आप उस तमाम जो कुछ भी हुआ है, चाहे उसके लिए आप जिम्मेदार थे या नहीं थे, कम से कम आप तो आपकी हुकूमत में जो हुआ है, सवाल फारूकी साहब ने उठाया है चाहिए। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, आप भी सहमत हैं उससे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत मुस्कुराते हुए आ रहे थे। वो बहुत ही सीरियसली जवाब दिए, सारे बात कर मुस्कुराते रहे हुए थे। जवाब दिए। और आप दोबारा चला लीजिए, हाँ, चला लीजिए, हम देख लेते हैं जी, देखिए, वो दिखलाइए इनको। उनकी जो सीरियसनेस थी फेस पर, तो उसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि मुख्य बात जो मैंने कही थी कि कोई भी किसी को दर्द नहीं होता है अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई आदमी मरे, कोई आर्मी का आदमी मरे, या 4 लाख पंडित पलायन करे। ये सब ह्यूमन राइट्स की बात तभी क्यों उठती है कि कोई टेररिस्ट पुलिस एनकाउंटर में मरता है या कोई इस तरह की जब चीज़ होती है, तो ये केवल कश्मीर क्यों चला जाता है हमारे जहन से, जहाँ रोज़ आज भी रोज़ लोग मर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ पर हालत है, और जो पंडित वहाँ पर वापस नहीं जा सकते। मैं तो इनको सेकुलर तब मानूंगा जब ये पंडितों को वहां पर वापस बसाएं जाकर। लेकिन जम्मू कश्मीर की कई सरकारों ने जम्मू कश्मीर की कई सरकारों ने कहा है कि वो वापस आए तो उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाएगी। ईमानदारी से सेक्युलरिज्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से ही हूं, मैं भी एक जैन हूं, और मैं भी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हूं। मैं पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हूं, मैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हूं, मैं कश्मीर के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हूं। तो मैं खुद चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को जहां भी कष्ट हो उनके लिए कुछ किया जाए। आप ये गुजरात में हुआ इसको कैसे मानते हैं आप? नहीं, वो जब वो पूछेंगे तो बता दूं। नहीं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं। गुजरात में जो कुछ हुआ उसको कैसे मानते हैं आप? वो अल्पसंख्यक नहीं थे? देखिए, इसमें हमारा कैसा मानना और नहीं मानना, यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ। गुजरात से कोई, मैंने खुद कैमरा टीम लेकर, मैं अभी आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ, मैंने जो वहाँ की मुख्य मस्जिद है अहमदाबाद की, वहाँ पर जो नमाजी जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कोई दिक्कत है क्या अहमदाबाद में। मैं मुसलमानों से, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, 1956 में कालूपुर एरिया अहमदाबाद में, वहाँ पर 70% हिंदूज थे और 30% मुस्लिम्स थे। आज वहाँ पर 20% हिंदूज हैं और 80% मुस्लिम्स हैं। और वहाँ पर एक एक पोल में जाकर मैंने देखा कि वहाँ से पलायन क्यों हुआ था। वहाँ किसी ना किसी हिंदू लीडर का कत्ल होता है, या 9 हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था डबगढ़ वार में। बहुत फेमस इंसिडेंट है, पूरा डबगढ़ वार खाली हो गया था। तो अगर हम इस तरह से कुरेदेंगे जख्मों को, तो इससे कोई सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बढ़ेगा। अच्छा मयंक जी, जख्मों को कुरेदने की बात नहीं हो रही है, बात हम कर रहे हैं कि लेकिन ये ईमानदारी से सेकुलरिज्म करनी पड़ेगी। एसआईटी के आप सामने केवल गुजरात की बात करें और कश्मीर की नहीं करें, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एसआईटी के सामने नरेंद्र मोदी पेश होते हैं और कहते हैं कि मैंने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने एनजीओ के बारे में कह रहे थे। वो जो पूरी घटनाक्रम है, वो जो 21 तारीख को, और जो मीडिया जो बार बार कह रही थी कि जी वो पेश नहीं होंगे, उसमें एक मियाद थी। एक तो फैक्ट चेक नहीं करते, कैसे मीडिया वाले हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, फैक्ट रिलीजन होता है मीडिया का। यूसुफ साहब, मैं आपकी तवज्जो जी मयंक जी को पहले बोलने दीजिए। जी सॉरी। तो वो फैक्ट वेरीफाई नहीं करते, गलत फैक्ट्स को। आउटलुक ने लिखा कि 2002 में आउटलुक ने लिखा, जो पहला इशू था उसका गोधरा इंसिडेंट के बाद, कि एहसान जाफरी की बेटी के साथ बदसलूकी की गई। वो पूरा छपा, अरुंधति रॉय का आर्टिकल। उसके बाद अगले दिन एशियन एज में छपा कि नहीं साहब वो तो अमेरिका में है उनकी बेटी। तब फिर वो अरुंधति रॉय का माफ़ी छपती है। अगर वो बाई चांस नहीं छपता एशियन एज में तो पता ही नहीं चलता। तो विरोधी वो हैं जो बिना वेरीफाई किए फैक्ट्स लगातार झूठ बोलते जाते हैं। तो एसआईटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी के 2 मेंबर आर.के. शाह और परमवीर ये रिजाइन कर चुके हैं। इनका कहना है कि एसआईटी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। एसआईटी में एक शिवानंद झा मौजूद है जो गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर उस वक्त थे और वो शक की निगाह से देखे जाते हैं। गीता एक हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप था कि दंगों में दंगाइयों की या तो मदद उन्होंने की थी या अगुवाई की थी। तो ऐसी पोजीशन में लगता है कि एसआईटी के निष्कर्ष भी निष्पक्ष होंगे। मयंक जी देखिए,
अगर एसआईटी जो रिपोर्ट देगी, वो जज भी बैठे हैं वहां पर उसको एग्जामिन करने के लिए, लेकिन क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें कि जो एनजीओ हैं, खासकर तीस्ता सेटलवाड की जो एनजीओ है, उसके बारे में कई पर्दाफाश करने वाली चीज़ें आई हैं, जिसमें आया है कि ट्यूटर किया गया, विटनेसेस को सिखाया गया, पढ़ाया गया, रेप्स के केसेस को एग्जैजरेट किया गया, जिस तरह की बातें उसमें आई हैं और क्रिएट किए गए विटनेसेस, तो उससे तो केस वीक पड़ता है तीस्ता सेटलवाड का। लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलती तो वास्तव में जो इंसिडेंट्स हुए थे, जिन लोगों ने क्राइम किया था, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से प्रूव कर पाते आप कोर्ट में। लेकिन आज क्योंकि वो आपने झूठ बोल दिया इतना ज़्यादा तीस्ता सेटलवाड ने, और जिस तरह से विटनेसेस को ट्यूटर किया, उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा जजमेंट पे। लेकिन विटनेसेस तो और मामलों में भी बदले हैं, उनकी गवाही बदली है, चाहे वो बेस्ट बेकरी वाला कांड हो, उसमें ज़ाहिरा शेख के बयान बदले हैं, और बाद में ये बात भी सामने आए कि दबाव डालकर, धमकाकर और पैसा देकर के बयान बदलवाए गए। वो तीस्ता सेटलवाड की गवाह थी। वो फारूकी साहब, आपका पहले क्या जब कहना तक वो इनके अगेंस्ट बोल रही थी, तब तक तीस्ता सेटलवाड उसके साथ थी। जब उसने एक्सपोज कर दिया कि तीस्ता सेटलवाड ने मुझको इस तरह से धमकाया है और मुझे इस तरह से मुझे ये सब कुछ बोलने को कहा है, तब वो गलत हो गई। तो इस तरह से विटनेसेस का जो टर्न, क्योंकि एक लिमिट तक आदमी झूठ बोल सकता है ना, क्रॉस एग्जामिन में तो कहीं ना कहीं फंसता ही है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी आज है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशंस की है, वो आज काफ़ी घेरे में है। फारूकी साहब, क्या लगता है कि गवाहों के साथ वाकई इस तरह की चीज़ हो रही, ट्वीट किया जा रहा है, चाहे तीस्ता की तरफ से या दूसरे पक्ष नरेंद्र मोदी की तरफ से? गवाह हम तो ये जानते हैं, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी ने कई मरतबा चिंता जाहिर करी है कि चाहे वो जेसिका का केस हो, चाहे और दूसरे केसेस हों, विटनेसेस को तोड़ने की जो कोशिश हर तरफ से होती है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, चाहे कोई एनजीओ कर रही हो, चाहे मुख्यमंत्री कर रहा हो, जो कोई भी कर रहा हो। इस मामले के अंदर कानून को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो मैं एक आपकी तवज्जो, भाई हमारे बार बार ये कह रहे थे कि जैसे मोदी साहब की तारीफ हो रही है उसके अंदर, तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नेशनल डेलीज में आज से 3 दिन पहले 4 कॉलम की रिपोर्ट मोदी साहब ने लिखवाई, मौसी की तरफ से वो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला है, कोई समन नहीं मिला है, और मेरे खिलाफ जो है ना मुहिम चलाई जा रही है, और ये गलत हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि उसको नोटिस मिला हुआ है, समन आया है, उसके पास है, और आज हमने देख भी लिया, दुनिया ने देख भी लिया, 5.5 घंटे तक उसको बिल्कुल एक मुलजिम के तौर के ऊपर ग्रिल किया गया है। 9 बजे के बाद फिर दोबारा उसको पता नहीं रात भर रोकेंगे या 2 घंटे रोकेंगे या 3 घंटे रोकेंगे, ये कुछ नहीं पता है। एक मसले के एक साधारण आदमी की तरह से उनके साथ में बिल्कुल बिहेव किया गया। क्या बजाते खुद जो उनका जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पिछले 7-8 दिन के अंदर आ रहे हैं, क्या ये शर्म का बाइस नहीं है? भाई उनको तो अपराइट ये कह देना चाहिए था कि हाँ मेरे पास नोटिस आया और मैं अपने लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन लूंगा कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो 3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी बदल जाए तो ठीक है, और बाकी गवाह बदल जाए तो ठीक नहीं है। नहीं, ये फिर गलत हो रही है, गलती फिर से आ रही है बात में। ये कहा गया कि उसमें लास्ट डेट 21 नहीं है, कि आज नहीं पेश हुए तो जैसे कोई कयामत आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये बोला उन्होंने। उसमें मियाद दी थी टाइम की कि 7 डेज के अंदर आप आ सकते हैं। तो मीडिया ने तो पहले दिन से ही शोर मचाना शुरू कर दिया, ये बात कह रहे थे कि भाई आप सब्र तो करिए कि आज कोई आप पढ़ तो लीजिए उसमें क्या लिखा है। अगर वो लास्ट डे होती तो आज क्यों पेश होते वो, और कैसे पेश होने दिया जाता? तो इसलिए जो वो कह रहे थे वो ये बात कह रहे थे। गढ़वी साहब, मुख्यमंत्री एसआईटी के सामने पेश हुए हैं, आमतौर से ऐसे मामलों में इस्तीफे की मांग उठती है, आप विपक्षी दल हैं, आपने इस्तीफे की मांग नहीं उठाई? वो तो उनको खुद को समझना चाहिए कि एक मेरे पर आरोप लगा है तो मुझे नैतिकता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मुझे रेजिग्नेशन दे के एसआईटी के सामने जाना चाहिए। वो खुद करना नहीं चाहते। इसका कारण यही है कि वो कहीं न कहीं दोषी है, इसलिए वो डरते हैं कि ये चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी तो मेरे को ये शेल्टर नहीं मिलेगा, या तो मैं किसी ऑफिसर को प्रेशर नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से शायद वो नहीं देते होंगे इस्तीफा। कानून का काम करेगा। कांग्रेस तो नैतिक मूल्यों पे चलती है, नैतिक मूल्यों के आधार पर हर हमेश चलती रही है। आप देखिए, जब माधव सिंह जी सोलंकी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने जब दंगे हुए 149 सीट जीत के आए थे, फिर भी कांग्रेस को ऐसा लगा और गुजरात में दंगे हुए तो उन्होंने कांग्रेस ने कहा आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, उन्होंने इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे दिया था। वैसा का वैसा चिमन भाई पटेल का भी हुआ था। तो वो बात, जो नैतिक मूल्यों के पर चलने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस हर हमेश
नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चल रही है। लेकिन ये इनकी खुद को सोचना चाहिए कि गुजरात में ये ऑलरेडी ये रास्ते पहले बह चुके हैं, ये रास्ते बने हुए हैं, उस नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख के उनको खुद को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस विपक्षी दल है, क्या विपक्षी दल की जिम्मेदारी नहीं कि वो अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं नैतिकता के आधार पर तो आप दबाव बनाएं? देखिए, दबाव बनाने से और पॉलिटिकल इश्यू करने से मानवता जो जिन लोगों के हिंदू हो या मुस्लिम हो जो मरे हैं, इनकी फैमिली को जो लॉस हुआ है वो तो भर नहीं पाएंगे। और कोर्ट कानून है, हिंदुस्तान के कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, वो जिस प्रकार से कार्यवाही कर रही है उस हिसाब से लग ही रहा है कि कुछ न कुछ नतीजा अच्छा आएगा। यानी आपको नहीं लगता कि अभी आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और अगर वो हटेंगे तो शेल्टर नहीं मिल पाएगा उन्हें, वो शेल्टर उन्हें मिलता रहे? ये इनकी खुद की सोच है, मेरा ये अनुमान है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। माफ करिएगा, शायद ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे, क्योंकि 84 में इनकी सरकार ने भी रेजिग्नेशन तो नहीं दिया था ना। माधव सिंह जी सोलंकी ने दिया था। नहीं 84 की बात कर रहा हूं, दिल्ली की सिख राइट्स के बाद। तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस की हमको कदर बात तो अभी गुजरात की चल रही है। नहीं एक्सपीरियंस तो पूरे भारत से हम लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन 84 की भी अगर आप बात देखें आप तो 84 के जो दंगे शुरू हुए थे वो बहुत ही उस क्रूशल स्टेज के ऊपर हुए थे जब इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ था और उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया था। उस वक्त कोई हुकूमत भी नहीं थी, टेम्पररी फेज था और उस टेम्पररी फेज का एडवांटेज उठाते हुए गुंडों ने वो सब कुछ किया था और उसके लिए जिनको सजा मिलनी चाहिए उनके खिलाफ आज भी आप देख रहे हैं कोर्ट के अंदर चल रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि मसीह के लोगों ने उनको माफ नहीं किया है। किसी अगर पार्टी ने, कांग्रेस ने जरा सा अगर उनके साथ में नरमी बरती भी होगी ना तो लोगों ने उसको सजा दी और पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि ऐसे लोगों को जिनकी छवि खराब थी उनको टिकट देकर भी वापस ले लिया गया। तो ये बजाते खुद एक जीत है हमारे। इन्होंने बिल्कुल जो बात मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ वो बात इन्होंने ही कह दी कि उनको लोग नहीं पसंद करते। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी लगातार 2002 के बाद लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो लोगों ने तो एंडोर्स कर दिया उनको। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप ये थ्योरी बोलेंगे तो फिर ये थ्योरी भी माननी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ है कि जो आप पूरी गुजरात की जनता को जालिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो अगर आप मान के चल रहे हैं ना कि मोदी जालिम है, आप ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जो हुकूमत जो तो बचाया है, देखिए उन्होंने माइनॉरिटीज की रक्षा नहीं जैन साहब, मैं आपको इसमें इसके लिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं, मोदी जी एज ए चीफ मिनिस्टर इनकी ड्यूटी क्या बनती थी ये मेरे को समझाइए। बचाना लोगों को बचाने। जब मैं आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ किया उस वक्त, अगले दिन और कितने लोग मरे हैं दोनों कम्युनिटी से, मतलब हमको कभी ये गिनना नहीं चाहिए कि कौन किससे मरा है कितना पुलिस फायरिंग में, लेकिन वो भी शर्म की बात है कि हमें वो सब गिनना पड़ता है। लेकिन 300 हिंदू भी मरे हैं पुलिस फायरिंग में, तो पुलिस ने फायरिंग करी है हिंदुओं पे, तो इसका और रोका है, नहीं तो बहुत ज्यादा होता। लोग देखिए पागलपन के दौर बार बार इस देश में आए हैं, जगह जगह पर आए हैं, केवल गुजरात में आए ऐसा नहीं है, नहीं उस सब जगह पर आए हैं और दुनिया में हर जगह होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है और वो कंट्रोल किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकती है, जब इंसान पागल हो जाता है, मॉब पागल हो जाती है, तो उसके बाद जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वो कंट्रोल किया गया। जी मैं भी आपका कहना कंट्रोल किया गया। बात गौर कीजिएगा कि गोधरा हुआ अनफॉर्चुनेट, फसाद हुआ अनफॉर्चुनेट, उसमें आपने भाई ने कहा इंसान गया, उसमें हिंदू और मुसलमान, कुछ हिंदू भी मरे, मुसलमान ज़्यादा मरे, अनफॉर्चुनेट बात है। उसके बाद क्या किरदार रहा मोदी जी का, जरा वो भी देख लीजिए कि यहाँ से सेंटर से जो उनके लिए जो मदद पहुंची थी उस मदद का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वापस कर दिया गया। जो उनको कंपनसेशन मुसलमानों को मिलने वाली थी वो भी नहीं है। आपसे विदा लेने का और बहुत अच्छी बहस सब लोगों ने की। चलते चलते नजर डालते हैं, बातचीत नरेंद्र मोदी की हो रही, तो एक छोटी सी चलते चलते नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी के अब तक के सफरनामे पर। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। 60 के दशक में भारत पाकिस्तान युद्ध में मोदी रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाते थे। अपनी नौजवानी में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, आरएसएस से जुड़े। गुजरात यूनिवर्सिटी से मोदी ने राजनीति शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। मोदी ने अभी तक शादी नहीं की है, वो गुजरात के पहले कुंवारे सीएम हैं। तो ये थी हमारी ख़ास पेशकश शिकंजे में मोदी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मयंक जैन जी पूरे घंटे बने रहे।
मुकेश गढ़वी जी आए, उनका शुक्रिया, मुकेश जी का शुक्रिया, मयंक जी का शुक्रिया, और कमाल फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी दिन किसी अहम मसले पर आपसे इसी तरह चर्चा होगी। फिलहाल विदा लेते हैं और ख़ास खबर के अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।